नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 14 जून, तो आपको पता है कि संडे हमारा ऑफ रहता है। तो संडे की यानी कि 13 जून और 14 जून की करंट अफेयर लेकर हम आपके सामने आए हैं। जितने भी करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएंगे वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटो के साथ, या कहा जाए एक थॉट के साथ। तो जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। और वैसे भी कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो इसके लिए आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और हार कभी भी मत मानना। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, G7 शिखर सम्मेलन 2021 में किसके द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा दिया गया? ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन या नरेंद्र मोदी। तो G7 की यहाँ पे बात हो रही है। इसका नाम पहले G6 था। क्या था? G6। अब ये हो गया है G20। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वन वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ, मतलब एक संसार एक स्वास्थ्य। पीएम मोदी सीक्स G7 सपोर्ट फॉर वैक्सीन पेशेंट वाइवर। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो कौन सा संस्करण है? ये हमारा 47वां संस्करण है। मेजबानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसकी बात करते हैं इसकी थीम की, तो थीम हो जाएगी बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग हेल्थ। ये आपकी थीम हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। तो कहा जाए कि किसने इनवाइट किया था? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया था। बात करते हैं नरेंद्र मोदी के मुख्य बिंदुओं द्वारा। तो ये देख लीजिए, सम्मेलन के पहले दिन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का नारा दिया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। फ्रांस और जर्मनी ने टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति पर बल दिया है। महामारी के खिलाफ समग्र नजरिया मतलब जरूरी है। एक प्रकार से देखा जाए तो दृष्टिकोण हर पहलू पर डालना जरूरी है। और ट्रिप्स की छूट पर बल दिया गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट इससे मिलते जुलते हो जाएंगे। बात करते हैं G7 की। तो G7 में पहले G6 कहा जाता था, लेकिन कनाडा के आने के बाद हो गया क्या? ये G7। और रसिया के मिल जाने के बाद ये हो गया G8 और अब हो गया है G20। तो G20 में जितने भी देश हैं इनको भी जरा देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा भारत भी G20 का कहा जाए प्रतिभागी रहेगा। तो इसमें देखिएगा, भारत अगर पूछा जाए G6 में था, G7 में था, G8 में तो किसी में नहीं था, लेकिन G20 में भारत है। नए नए जो राष्ट्र इसमें सहभागिता करेंगे ये हो जाएंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया। तो इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बताना है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। ये बने हैं हमारे नफ्ताली बेनेट, और ये है हमारे नफ्ताली बेनेट, इनको भी याद रखिएगा। बात करते हैं कि कौन सी पार्टी से नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बने हैं। तो यामीना से। प्रतिस्थापित बेंजामिन नेतन्याहू। अगर कहा जाए कि पहले इसके जो कहा जाए किनको रिप्लेस किया है या इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री, तो ये थे बेंजामिन, और जो कि पिछले 12 सालों से इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार रह रहे थे। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इजरायली संसद में नई गठबंधन सरकार के पक्ष में बहुमत होने के चलते नेतन्याहू को अपना पद गंवाना पड़ा, क्योंकि उनकी बहुमत से उनकी सरकार बन गई। तो 12 साल का उनका पूरा कैरियर हट गया। विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जबकि नेताओं को 59, एक कम का मिला, तभी वो हार गए। अगर बात की जाए इजरायल संसद की, तो इसका नाम है कैनेसेट और इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं इजराइल की, तो राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, और बात की जाए राष्ट्रपति कौन है, तो इसहाक हेर्ज़ोग या हेर्ज़ोग, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये मैप दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। बढ़ते हैं, इजराइल का मैप है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुषों का एकल कहा जाए सिंगल एकल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव और जेमी मरे। तो कौन जीता है ये बताना है। पुरुष का एकल मतलब सिंगल पुरुष का। तो देखिएगा, ये फ्रेंच ओपन की बात चल रही है, तो आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल का खिताब मिला है। बात करते हैं 2021 के फ्रेंच ओपन की, तो पुरुष एकल में
नोवाक जोकोविच जो कि कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं। वुमेन सिंगल की बात की जाए, यहाँ पे पुरुष का हो गया। वुमेन सिंगल में देखा जाए तो महिला एकल में बारबोरा क्रोजिकोवा, ये चेक गणराज्य से संबंधित हैं। अगर डबल की बात की जाए, ये तो सिंगल की हो गई, अगर डबल की बात करते हैं तो मेंस डबल में पियरे ह्यूगोस हावर्ट जो कि फ्रांस से हैं और निकोलस माहुत, ये भी फ्रांस के हैं, इन दोनों को। और बात की जाए वुमेन्स डबल की तो ये भी देख लीजिएगा, बारबोरा क्रोजिकोव जो कि चेक गणराज्य से सिंगल में भी इनको जीत हासिल हुई है, और इन्हीं के साथ केती सिनाकोवा जो कि केरल राज्य के ही हैं, इन दोनों को मिलकर डबल का मिला है। अगर मिक्स की बात की जाए कि दोनों को मिक्स, तो देसीरा क्राबोज जो कि यूएसए के हैं और जे सिरकोविच जो कि यूके के हैं, इन दोनों को मिश्र मिला है, दोनों याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लेबनान, कुवैत, बहरीन या सेशेल्स। तो देखिएगा यहाँ पर दिखा गया भी है, इंडिया कुवैत साइन MOU फॉर कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। तो देखिएगा कुवैत के साथ में ये हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। देखिएगा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बारे में बात कर लेते हैं। समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों को कुवैत के कानूनी ढांचे के दायरे में लाया जाएगा और उन्हें कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो मतलब घरेलू कामगार करते हैं उनके लिए। बात करते हैं कि किसके द्वारा ये साइन हुआ है, तो सिबी जॉर्ज जो कि क्या है, भारतीय राजदूत हैं, इंडियन एम्बेसडर। और बात करें अगर कुवैत की, तो मजदी अहमद अल धाफरी जो कि कुवैत के विदेशी मामलों के क्या हैं, उप मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत और कुवैत अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और अगर विदेश मंत्री की बात करें कुवैत की, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हैं। अगर कुवैत के बारे में यहाँ पे बात आई है तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगर राजधानी की बात की जाए तो कुवैत सिटी, मुद्रा हो जाएगी कुवैती दीनार। प्रधानमंत्री की बात करें तो सबा खालिद अल सहाबी, और सिबी जॉर्ज जो कि बात करें राजदूत हो जाएंगे, किसके, कुवैत के, भारत के। ये मैप में कुवैत देख लीजिए, सऊदी अरब, क्वातर, UAE, ये सब कुछ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन एनविजन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन के आता है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन किस मिशन के तहत किया जा रहा है, तो एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, अभी आया है। तो नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मतलब ESA, इसरो या रॉस्कोमोस, बताइएगा। तो अगर रॉस्कोमोस की बात करें तो ये रूस की है, इसरो की बात की जाए तो आपको पता है इंडिया की है, और अगर नासा की बात की जाए तो ये अमेरिका की है, तीनों याद रखिएगा। अगर बात करें ये किसके द्वारा, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया है। एनविजन के रूप में डब किया गया मिशन संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मिशन निर्धारित करेगा कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हुए भी शुक्र और पृथ्वी इतने अलग तरीकों से कैसे और क्यों विकसित हुए हैं। आगे बात करते हैं, ESA नासा के योगदान से इस मिशन को अंजाम देगा, मतलब इसकी हेल्प कौन करेगा, तो ये नासा करेगा, अमेरिका का। आगे बात करते हैं, तो हाल ही में नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन डेवेंसी और वेरिटॉस की घोषणा की है। तो नए मिशन की अगर बात की जाए नासा के लिए, शुक्र ग्रह के लिए, तो इनको भी याद रखिएगा कि डेवेंसी और वेरिटॉस किससे संबंधित है, शुक्र ग्रह से। अगर डेवेंसी की बात करते हैं तो डेवेंसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। और अगर वेरिटॉस की बात की जाए तो वेरिटॉस देख लीजिए, वीनस एमिसिटी रेडियो साइंस NSAR टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोनों के अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप उनको यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन ATM एक्सचेंज शुल्क क्या है, जो बैंक 1 अगस्त 2021 से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त 2021 से कितना ATM का शुल्क लिया जाएगा, जो कि हर वर्ष के लिए रहेगा, मतलब 1 साल के लिए कितना, जो कि अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हुई है तो ये कहाँ तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से होता है, ये भी याद रखिएगा। बात करें तो 17 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये या 25 रुपये। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 17 रुपये। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ATM लेन देन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना में अंतिम परिवर्तन अगस्त 2000 में किया गया था, जबकि ग्राहकों के लिए देय शुल्क पिछली बार अगस्त 2014 में संशोधित किए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क की बात करते हैं तो पहले 15 था, अब कितना हो गया, 17 हो गया है और 1 कब से स्टार्ट होगा, ये अपना 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। अगर गैर वित्तीय लेन देन के लिए प्रति इंटरचेंज शुल्क है तो 5 रुपये पुराना था और नया हो जाएगा 1, ये हो जाएगा गैर वित्तीय के लिए और वित्तीय के लिए कितना हो जाएगा, 15 रुपये। आगे बढ़ते हैं, मतलब 15 रुपये पहले था, अब 17 रुपये हो जाएगा। वर्तमान में बैंकों को ग्राहकों से अधिकतम 20 रुपये प्रति लेन देन चार्ज करने की अनुमति है। इसके अलावा आरबीआई ने 1 जनवरी 2022 से इस सीमा को बढ़ाकर 21 रुपये प्रति लेन देन कर दिया है। तो किसने बढ़ाया है, आरबीआई ने बढ़ाया है। अपने स्वयं के बैंक, एटीएम, मेट्रो या गैर मेट्रो शहर से हर महीने मुफ्त लेन देन कर सकते हैं और कहा जाए कितने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लेन देन, ठीक है। इसके अलावा अन्य बैंक एटीएम, जैसे मतलब किसी एक बैंक का हो और किसी अन्य एटीएम मशीन से निकाले तो कितनी बार, 3 बार मुफ्त लेन देन। इसके बाद अगर करेगा तो उसका लेन देन का चार्ज काटा जाएगा, ठीक है। अन्य बैंक एटीएम से मुफ्त लेन देन कोई भी प्रकार का हो, चाहे वित्तीय हो चाहे नॉन वित्तीय हो, ये लेन देन करेगा तो 5 तक फ्री है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात हुई तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, गठन या कहा जाए स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर की बात की जाए तो शशिकांत दास, जो कि कौन से हैं, 25वें नंबर के हमारे गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग को समर्पित मोबाइल ऐप नमस्ते योग किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मामले एवं खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो इसको भी देखिएगा, ये हमारा आयुष मंत्रालय से संबंधित हुआ है और लॉन्च हुआ है नमस्ते योग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक पर्दा उठाने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें तो 2021 की थीम है योग के साथ रहो, घर पर रहो, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो आयुष का पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए, आयुर्वेद, योग और न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, पूरा इसका फुल फॉर्म है आयुष का। मिनिस्ट्री के इसके बारे में बात कर लेते हैं तो स्थापना कब हुई, 9 नवंबर 2014 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर बात की जाए कि इसके राज्यमंत्री कौन है, तो आयुष मंत्रालय के राज्यमंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अब्दुल्ला शाहिदी, नोगोजी ओकोंजो इबोला, एंटोनियो गुटेरेस या रेबेका ग्रीनस्पैन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्रोवा ग्रीनस्पैन, और ए है ए, आप इनको ऐसे देख सकते हैं। बात करें तो ये कौन है, तो ये कोस्टा रिकॉन अर्थशास्त्री हैं। पद की अवधि इनकी रहेगी कितनी, 4 वर्ष के लिए। और इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो रेबेका ग्रीनस्पैन UNCTAD की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं। तो अगर पहली महिला मध्य अमेरिकी की बात की जाए तो उसमें ये प्रथम हो जाएंगी, इसलिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हिंदी में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। गठन की बात करें तो दिसंबर 1964 में हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। महासचिव कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन, जो कि अभी बनी है मध्य अमेरिकी और पहली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य 5 साल से कम बच्चों के लिए, मतलब जिनकी उम्र 5 साल से कम है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का 8वां राज्य बन गया है, तो नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 8वां राज्य बनेगा। किसके लिए, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन शुरू करने वाला। इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो देखिएगा, राज्य व्यापारी आधिकारिक शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहिमा गाँव में हुई। अगर बात करें किसके तहत ये काम करता है, तो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत ये कार्य करता है। अगर बात करें किस लिए वैक्सीन है, तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन किस लिए होता है, फेफड़ों के संक्रमण मतलब निमोनिया को रोकने की विधि है। बात करें कौन सा जीवाणु, तो न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के कारण ये होता है, तो ये भी याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसका नाम है। अगर UIP की यहाँ पे बात हुई तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो UIP के द्वारा ही सारे टीकाकरण होते हैं, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इसी के तहत है। लॉन्च कब हुआ था, तो 1985 में भारत सरकार द्वारा।
कार्यक्रम क्या है, 12 बीमारियों का टीकाकरण शामिल किया गया इसमें अलग अलग प्रकार से, जिसमें ए बी अमरनाथ शामिल है। अगर न्यूमोसिल की बात करें तो भारत की पहली स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है जिसका नाम है न्यूमोसिल, ये भी याद रखिएगा। विकसित किसने की है, तो ये भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है जो कोविड से संबंधित उपचार लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तो SBI, RBI, PNB या कैनरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SBI। यहाँ पे देख लीजिए कवच, यहाँ पे लिखा के भी गया है कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें कि कितना इस पर ब्याज दर लगेगा, तो पर एनम की बात करें तो 8.50, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट बैंक की अगर बात हुई है SBI की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है जहाँ पे PNB का है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा। अगर बैंकों के बारे में बात करें कि कैसे क्या बैंकों का निर्माण हुआ है, तो बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ 1806 में, जिसका बाद में नाम क्या हो गया, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की अगर बात करें तो ये 1840 में हुआ। और बैंक ऑफ मद्रास की बात करें तो ये क्या हो गया, 1843 में। और इस तीनों बैंक मिलकर क्या बने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बना 1921 में। और इसी का नाम बाद में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, कब, 1955 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डायबिटीज इंडिया वर्ल्ड कांग्रेस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है, तो गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन या जितेंद्र सिंह। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जितेंद्र सिंह, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र सिंह की अगर बारे में बात करें तो मधुमेह और कोविड के बीच सह संबंध के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने का इन्हीं ने आह्वान किया है। कहा जाए इस बार क्या होगा, तो 11वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डायबिटीज इंडिया का कार्यक्रम होगा। ये लगभग 3 दिवसीय रहेगा, जो कि 11 से 13 जून तक चलेगा। किसके तहत काम करेगा, तो ये डायबिटीज इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो इन पे आप फोटो से ही समझ सकते हैं ये कौन है, तो ये हमारे अक्षय कुमार जी हैं, एक्टर हैं, भारतीय सिनेमा के अभिनेता। बात करें इनके बारे में तो माइलैब की बात करते हैं, तो माइलैब किस लिए होता है, तो इनकी एक कोविड सेल्फ किट है, जिससे मतलब आप घर पे ही अपना कोविड की जांच कर सकते हैं। तो कोविड-19 के लिए भारत की पहली सेल्फ टेस्ट किट है ये। मई 2021 को ICMR ने इस टेस्ट किट को मंजूरी दी है कि ये सुरक्षित है। किट की कीमत की अगर बात करें तो 250 रुपये की है। माइलैब की बात करें तो माइलैब का फाउंड या स्थापना कब हुई थी, 2016 में। मुख्यालय पुणे में है। कार्यकालीन निदेशक की बात करें तो शैलेंद्र कावड़े, और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो हसमुख रावल, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो हाल ही में खबरों में रही विनेश फोगाट बहनों के बारे में आपने दंगल मूवी वगैरह देखी होगी। दंगल नहीं, दंगल तो शायद उसकी थी, हाँ शायद दंगल ही है, देख लीजिएगा आप। कुश्ती पे एक आई थी जिसमें फोगाट, उनके पिताजी ने उनको ट्रेन किया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन, ताइक्वांडो, कुश्ती या मुक्केबाजी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आप विनेश फोगाट को देख सकते हैं। ये हमारे किससे संबंधित हैं, ये हमारे कुश्ती से संबंधित हैं, रेसलिंग से। बात करें ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने वार्सा में पोलैंड ओपन में 53 किलो की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट की यहाँ पे बात करें तो 26 वर्षीय हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो भिवानी जिले से, हरियाणा से संबंधित हैं। इनको इसके पहले भी कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं तो वो देख लो। अर्जुन पुरस्कार 2016 में, और राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 में है। अगर बात करें कि इनके ट्रेनर कौन है, तो इनके ट्रेनर इनके पिता हैं। और बात करें तो राष्ट्रमंडल और एशियाई दोनों खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, यही बनी है विनेश फोगाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस पहली महिला ताइक्वांडो एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। तो परिणीति नायर, अरुणा तंवर, नेत्रा कुमारन या भवानी देवी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा तंवर। और इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अरुणा तंवर 21 वर्षीय हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से।
वर्तमान में विश्व नंबर 4 और 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। बात करते हैं फौलाद मिर्जा, जो कि ये देख रहे हैं आप, तो ये 20 साल बाद ओलंपिक में घुड़सवारी स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, क्योंकि घुड़सवारी स्पर्धा में अभी तक कोई भी भाग नहीं ले रहा था, लेकिन ये 20 साल बाद हुआ है जो कि कोई भारतीय इसमें भाग ले रहा है। उसका नाम क्या है? फौआद मिर्जा। आगे बात करते हैं तो भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज हैं, जो कि आप इनको आजकल ऐड में देख सकते हैं, भवानी देवी को। आगे बढ़ते हैं, नेथरा कुमारन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक हैं, इसलिए अगर नाविक की बात है तो एन से नाविक और एन से नेथरा कुमारन, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक के सिद्धलिंगैया का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो गायक थे, खिलाड़ी थे, कवि थे या राजनेता? तो वो कवि थे, ये याद रखिएगा। इनका नाम है सिद्धलिंगैया। बात करते हैं इनके बारे में तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि सिद्धलिंगैया की 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कहा जाए कौन थे, तो पहले दलित कवियों में से एक थे कर्नाटक के। लोकप्रिय किस रूप में हुए हैं, तो दलिता कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति के संस्थापक भी हैं, मतलब थे। आगे बढ़ते हैं, सूरज सिंह माथुर का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारतीय लंबी दूरी के धावक, सबसे ज़्यादा 90 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरा करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट, और 1952 में ओलंपिक में 52वें स्थान पर मैराथन दौड़ पूरी की थी। कांस्य पदक विजेता रहे थे और 1951 में पहले एशियाई खेलों में दौड़े हैं। बात करते हैं 17वें नंबर की, तो 12 जून को प्रतिवर्ष बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? अब कार बाल श्रम समाप्त करें, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार के श्रम में संलिप्त नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। अगर थीम की बात की जाए तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। केन्या के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ल्ड बैंक में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है। किसको? केन्या को। उद्देश्य किस लिए मिला है? ये अपने बजट का समर्थन करना और पूर्वी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबारने के लिए इनको इतने अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है। किससे? वर्ल्ड बैंक से, ये भी याद रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की और कल की दोनों दिनों की आपकी करंट अफेयर। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे आपको डेली क्विज और सब कुछ पढ़ने में मदद मिलती है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी है, जहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।